Hello my dear students, myself Dr. Nupur Sadda, Botany Faculty, आकाश इंस्टीट्यूट। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की सीरीज, जहां हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट लाइनर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बॉटनी के पहले चैप्टर से, यानी कि द लिविंग वर्ल्ड या जीव जगत। जीव जगत का जो चैप्टर है, नाम से पता चलता है जहां हम किसकी बात कर रहे हैं, जीवों की, यानी जीव के जगत की, राइट। अब ये जीवों का जगत या जो जीव जगत चैप्टर है, इसमें उसने बताया है कि सबसे पहले तो जो जीव हैं उनके अंदर क्या विशेषताएं देखने को मिलती हैं और ये निर्जीव से किस प्रकार से भिन्न है। इसी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें उसने अलग अलग इम्पॉर्टेंट लाइंस के माध्यम से यहाँ पर स्पीशीज का यानी प्रजातियों की विविधता के बारे में बतलाया है। अब यहाँ अगर हम देखें तो उसने बोला है अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीशीज की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है। तो इस पे डेटाबेस क्वेश्चन आ जाता है, इसका आपको ध्यान रखना है। फिर उसने नेक्स्ट लाइन में बताया है जैव विविधता की परिभाषा, यानी जैव विविधता किससे संबंधित है, जैविक विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार को कहते हैं। यानी अगर वो बोले जैव विविधता क्या है, जीवों की विविधता, कितने प्रकार के जीव मिल रहे हैं, उनकी संख्या कितनी है, यही क्या है, जैव विविधता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसने बोला है नेक्स्ट, विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं। हम पौधों तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। हर जीव का अपना एक नाम होता है, स्थानीय नाम से हम जानते हैं, और हमारे देश में तो अलग अलग स्थान हैं। तो ये स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। तो जब भी हम किसी जीव की बात करेंगे तो ज़रूरी थोड़ी है कि दूसरे स्थानीय जो व्यक्ति हैं वो उसी के संदर्भ में उसे समझें। इसीलिए इसके लिए एक वैज्ञानिक नाम होना ज़रूरी है जो कि पूरे विश्व भर में क्या हो, स्वीकृत हो, ठीक है, जहां पर वेल एक्सेप्टेड हो। ऐसा नाम होना जरूरी है कि हम उस जीव की बात करें तो सबको पता चले कि किस जीव की बात हो रही है। इसके अनुसार प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है, वही उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। तो एक मानक नाम होना चाहिए जो कि विश्व भर में क्या होना चाहिए, स्वीकृत होना चाहिए। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। नाम पद्धति यानी कि नोमेनक्लेचर कहा जाता है, उसका नामकरण किया जाता है। स्पष्टता नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो। अब जीवों का वर्णन यानी कि हमें उसकी विशेषताएं पता होनी चाहिए, उसके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं वो हमें पता होने चाहिए, राइट। हम यह जानते हैं कि यह नाम किस जीव का है, इसे हम पहचानना कहते हैं। पहचानना यानी आइडेंटिफिकेशन। तो किसी विशिष्ट लक्षणों के आधार पर ही उस जीव को आप पहचानेंगे, और उन लक्षणों के आधार पर जब आपने उसे पहचाना फिर आप उसका क्या करेंगे, नामकरण करेंगे नाम पद्धति के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ उसने नेक्स्ट बोला है, वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई है। इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है। तो ये सभी जगह क्या है, स्वीकृत है। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है, जिसको किसके अकॉर्डिंग दिया जाता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर यानी कि ICBN। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, PYQ में मिल जाएगा, तो इसका ध्यान रखिएगा। ये तो हो गई किसकी बात, प्लांट्स की बात। यही बात अगर मैं किसके संदर्भ में करूं, जंतुओं के संदर्भ में या प्राणियों के संदर्भ में, तो यहाँ पर कौन सा नोमेनक्लेचर आता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर यानी कि ICZN। ओके बेटा, चलिए आगे चलते हैं। अब इन्होंने नेक्स्ट बोला है, जीव विज्ञानी ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। कुछ नियमों का इसके लिए क्या करा जाता है, पालन किया जाता है। प्रत्येक नाम में कितने घटक होते हैं, 2 घटक होते हैं, जिसमें से पहला जो होता है वो होता है वंश का नाम, और दूसरा होता है जाति संकेत पद। तो 2 शब्दों से मिलकर बनेगा नाम, और इनमें क्या होगा, पहला होगा वंश नाम और दूसरा क्या होगा, जाति संकेत पद। इस प्रणाली को जिसमें 2 घटक होते हैं उसे द्विपद नाम पद्धति कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में से बोला जाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, क्लियर। और ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या द्विनाम पद्धति जो दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी, कैरोलस लीनियस के द्वारा। इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस लीनियस ने सुझाया था। इसका उपयोग सारे विश्व के जीव विज्ञानी करते हैं। अब इसके भी कुछ विशिष्ट नियम होते हैं, वो हम देखते हैं आगे। इसमें उसने एक उदाहरण से समझाया है, जैसे कि आम का वैज्ञानिक नाम अगर हम देखें तो क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका,
ठीक है। अब उसने बोला इस नाम में मैंजीफेरा किसको दर्शा रहा है, वंश नाम को, और इंडिका किसको दर्शा रहा है, स्पीशीज को अथवा जाति संकेत पद को। अब और भी इसके अंदर नियम है, वो पढ़ लेते हैं एक एक कर कर। पहला है जैविक नाम प्राय लैटिन भाषा में होते हैं। लैटिन भाषा में इसलिए होते हैं क्योंकि लैटिन भाषा एज सच रहती है, इसमें समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए हम लैटिन भाषा को ही क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं इसमें। और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं आजकल इटैलिक्स, ठीक है। इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, लैटिनीकरण अथवा इन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। इसकी वजह, इसका कारण मैंने अभी आपको बताया है। नेक्स्ट देखिए, जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, जबकि दूसरा शब्द क्या होता है, जाति संकेत पद या स्पीशीज। थर्ड उसने बोला है जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित करते हैं। तो जब आप हाथ से लिखेंगे तो दोनों शब्दों को, यानी वंश नाम को और जाति नाम को क्या करेंगे, आप अलग अलग उसे क्या करेंगे, रेखांकित करेंगे। छपाई में तिरछा लिखना चाहिए, और जब छपाई हो रही है, प्रिंट कर रहे हैं, तो हम उसे किस में करते हैं, इटैलिक्स में। यह रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है। तो ये क्या बताता है कि इनका उद्भव कैसा है, लैटिन। पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं कैपिटल लेटर, और दूसरा जो है जाति संकेत पद, ये होना चाहिए छोटे अक्षर में, यानी कि स्मॉल लेटर में। मैंजीफेरा इंडिका के उदाहरण से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जाति संकेत पद के बाद, यानी जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम भी आता है। और लेखक का नाम आप किस में लिखोगे, शॉर्ट में लिखते हो, संक्षिप्त में लिखते हो, और इसे इटैलिक्स में नहीं लिखा जाता, ठीक है। इसे संक्षेप में लिखा जाता है, उदाहरणतः मैंजीफेरा इंडिका लिन। इससे ये पता लगता है कि सबसे पहले स्पीशीज का वर्णन किसने करा था, लिन माने लीनियस ने करा था। क्लियर है बेटा? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट उन्होंने वर्गीकरण की परिभाषा को समझाया है। वर्गीकरण किसे कहा जाता है? वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके। जब भी आप किसी चीज को क्या करोगे, वर्गीकृत करोगे, जो भी उसके गुण आप देख पा रहे हो उसके आधार पर आप क्या करोगे, उसे वर्गीकृत करोगे। उसी को हम क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम वर्गीकरण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उसने बोला है, अलग अलग उसने उदाहरण दिए हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधे, जंतु आदि सुविधाजनक वर्ग हैं जिनका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं। इन वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली टैक्सा है। इन्हें क्या बोला जाता है, टैक्सा बोला जाता है। इसी प्रकार जंतु, स्तनधारी, कुत्ता, ये सभी क्या है, टैक्सा। कुत्ता एक स्तनधारी, और स्तनधारी क्या है, प्राणी है। भाई कुत्ता क्या है, एक स्तनधारी है, और स्तनधारी किसके अंतर्गत आएगा, प्राणी के अंदर। इसीलिए प्राणी, स्तनधारी तथा कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टैक्सा को बताते हैं। तो किसी भी जीव को आप क्या कर सकते हैं, विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। नेक्स्ट उसने बोला है, गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। गुण जैसे प्रकार, अब कौन कौन से गुण इसके अंदर सम्मिलित हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इस पे प्रश्न आता है, ठीक है। गुण जैसे कि प्रकार, रचना, कोशिका की रचना, विकासीय प्रक्रम तथा जीव की पारिस्थितिक सूचनाएं आवश्यक हैं, और ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार हैं। तो क्वेश्चन आता है, आधुनिक जो वर्गीकरण है उसके अध्ययन के क्या आधार हैं, तो ये सब उसके आधार माने जाते हैं। इसीलिए विशेषीकरण, हम सबसे पहले तो कैरेक्टर्स जानेंगे, कैरेक्टर्स के आधार पर हम उसकी क्या करेंगे, पहचान करेंगे, यानी आइडेंटिफिकेशन करेंगे। फिर हम उसे क्या करेंगे, वर्गीकृत तथा नाम पद्धति आदि जैसे प्रक्रम हैं जो वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान के आधार है। तो ये क्या है, ये सारी चीजें वर्गीकरण विज्ञान के आधार माने जाते हैं। वर्गीकी कोई नई नहीं है, वर्गीकरण कोई नई चीज नहीं है, शुरू से वर्गीकरण होता आ रहा है चीजों का। लेकिन आदि मानव जो था वो वर्गीकरण किस आधार पर कर रहा था बेटा, अपनी जरूरतों के आधार पर, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार। पहले जो था वो वैज्ञानिक आधारित वर्गीकरण नहीं था। क्लियर?
आदि मानव को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, कपड़े तथा आश्रय के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़ते थे। इसीलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग पर आधारित था, ना कि वैज्ञानिक आधार पर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इन्होंने एक शब्द तो बताया वर्गीकरण, ठीक है, फिर बताया है वर्गीकी यानी टेक्सोनॉमी। अब हम आते हैं सिस्टमैटिक्स पर। सिस्टमैटिक्स नाम से ही समझ आता है कि इसमें क्या है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, यानी जीवों को क्या करा गया है, सुव्यवस्थित तरीके से क्या करा गया है, वर्गीकृत करा गया है। ये कौन से शब्द से लिया गया है, ये एक लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है सिस्टमा, जीवों को नियमित व्यवस्थित करना। लीनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टमा नेचर चुना। वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण को शामिल करके इसका क्षेत्र को बढ़ा दिया गया। यानी इसके अंदर वर्गीकी तो आ ही रही है, प्लस इसके साथ क्या आता है, उद्विकसित संबंध। ठीक है, यानी कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकासीय संबंध का भी ध्यान रखा गया है। तो यानी जब भी आप टर्म बोल रहे हो सिस्टमैटिक्स, तो सिस्टमैटिक्स के अंदर क्या आएगा, सिस्टमैटिक्स के अंदर आएगा वर्गीकी तो आएगा ही सही, यानी टेक्सोनॉमी तो आएगा ही सही, प्लस क्या आ जाते हैं, उद्विकासीय संबंध भी आ जाते हैं। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी इसमें क्या है, सम्मिलित है। चलिए अब हम बात करते हैं वर्ग की, संवर्ग की। देखिए, जब हम वर्गीकरण की या टेक्सोनॉमी की बात कर रहे हैं तो ये एक चरण की प्रक्रिया नहीं है, इसमें बहुत सारे चरण सम्मिलित होते हैं और प्रत्येक चरण क्या बनाता है, यहाँ पर वर्ग की, संवर्ग। ठीक है, और सारे वर्ग की संवर्ग मिलकर एक साथ क्या बनाते हैं, वर्ग की पदानुक्रम। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। वर्गीकरण एकाल सोपान प्रक्रम नहीं है, यानी एक स्टेप प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान उपस्थित होते हैं, जिसमें प्रत्येक सोपान, प्रत्येक स्टेप क्या प्रदर्शित करता है, पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। क्योंकि संवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था है, इसलिए वर्ग की संवर्ग कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या वर्ग की संवर्ग। और तभी सारे संवर्ग मिलकर एक साथ क्या बनाते हैं, वर्ग की पदानुक्रम या टेक्सोनॉमिकल हिरार्की। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है और इसे हम क्या कहते हैं, वर्गक या टैक्सोन कहते हैं। क्लियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारे टर्म्स एक साथ एक्सप्लेन करे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है कि प्रत्येक पद अथवा वर्गक वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को दर्शाता है। बिल्कुल सही बात है, जो प्रत्येक पद होगा या वर्गक होगा वो एक इकाई को दर्शाएगा। किसकी इकाई है, वर्गीकी की इकाई है। यह वर्गीकी वर्ग संवर्ग सुस्पष्ट जैविक है, ना कि केवल आकारिकी समूहन। इस पे भी लाइनर अक्सर पूछ लिया जाता है। यानी कि यहाँ वो बोल रहा है कि ये जो संवर्ग होता है इसमें जीवों का समूह मिलता है। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि आपने आकारिकी के आधार पर आकारिकी समानताएं देखी और उसके आधार पर हमने इसको एकत्रित करके रख दिया। नहीं, वास्तव में ये क्या है, इनमें समानताएं तो हैं, लेकिन ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, जीवों के समूह को। तो ये वर्ग की वर्ग संवर्ग सुस्पष्ट जैविक है, ना कि केवल आकारिकीय समूहन। नेक्स्ट उसने बोला है पौधों तथा प्राणियों दोनों में स्पीशीज सबसे निचले संवर्ग में आती है। देखो, सबसे उच्चतम संवर्ग क्या है, जगत, और सबसे निम्नतम संवर्ग यहाँ पर क्या होता है वर्गीकी के अंदर, वो होता है स्पीशीज यानी कि जाति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके स्पीशीज के बारे में या जाति के बारे में, जो कि टैक्सोनॉमिकल हायरार्की का सबसे निचला संवर्ग माना जाता है। अब देखिए, वर्ग के अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीशीज कहते हैं। एक जैसे जो समान जीव एक साथ मिल रहे हैं उनके समूह को हम क्या कहते हैं, स्पीशीज कहते हैं। हम किसी भी स्पीशीज को उसमें समीपस्थ संबंधित स्पीशीज से उनके आकारिकीय विभिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। एक स्पीशीज को दूसरी स्पीशीज से हम उनके आकारिकीय विभिन्नताओं के आधार पर क्या कर सकते हैं, आसानी से विभेदित कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने यहाँ बोला है, हम इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। अब इसमें उदाहरण इन्होंने किसका लिया है, एक तो लिया है मैंजिफेरा इंडिका यानी आम,
सोलेनम ट्यूबरोसम यानी आलू और पैंथेरा लियो यानी कि शेर के उदाहरण लिए हैं। इन सभी तीनों नामों में इंडिका, ट्यूबरोसम तथा लियो किसे दर्शा रहा है? जाति को, यानी जाति संकेत पद है। जबकि पहला शब्द मैंजीफेरा, सोलेनम और पैंथेरा किसको दर्शा रहा है? वंश को। ठीक है, ये सब क्या है? टैक्सा अथवा संवर्ग का भी निरूपण करते हैं। तो ये क्या है? ये टैक्सा को भी क्या कर रहे हैं? निरूपित कर रहे हैं। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं एक वंश की बात कर रही हूँ तो एक वंश में एक से अधिक जातियां भी हो सकती हैं, और ये एक से अधिक जो जातियां हैं उनमें जो विभिन्न जीवों जिनमें आकारिकीय गुण समान हो को दिखाते हैं। जैसे कि इन्होंने बोला है पैंथेरा में एक अन्य जाति संकेत पद है जिसे टिग्रिस कहते हैं। अब देखो, इसको हम एक चार्ट के माध्यम से भी समझ सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। इधर देखिएगा। अब आप यहाँ देखिए, ये पूरा क्या है? टेक्सोनॉमिकल हायरार्की है, वर्गीय पदानुक्रम है। इसमें हम अगर चलते हैं जगत से जाति की ओर तो ये क्या मिलेगा? घटता हुआ। और अगर हम बोलें इसको बढ़ता हुआ तो ये कहाँ पे मिलेगा? जाति से जगत की ओर। ठीक है, अब हम चल रहे हैं यहाँ पर जाति से जगत की ओर, जैसे कि एनसीईआरटी में समझाया हुआ है। तो हम जाति या स्पीशीज की जब हम बात कर रहे हैं तो प्लांट्स के केस में इसने क्या समझाया है? देखो, इसने बोला है जो सोलेनम है, सोलेनम किसको निरूपित कर रहा है? वंश को। तो इस वंश के अंदर क्या है? एक से अधिक प्रजातियां हैं। कौन सी हैं? ट्यूबरोसम, मेलानगेना और नाइग्रम। यानी कि क्या आ गया? आलू आ गया, बैंगन आ गया और मकोई आ गया। क्लियर? तो उसने बोला कि ये जो तीनों जातियां हैं ये किसमें सम्मिलित है? ये आ रही हैं इस वंश में। क्लियर? वैसे ही उसने यहाँ क्या बोला है? जब मैं जंतु की एनिमेलिया की बात करती हूँ तो यहाँ उसने बोला है कि लियो, पार्डस और टिग्रिस ये तीनों जातियां कौन से वंश में सम्मिलित हैं? पैंथेरा में। अब जब ये पैंथेरा में सम्मिलित है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ समानताएं भी देखने को मिलेंगी, तभी तो इसको एक वंश में रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सोलेनम वंश में नाइग्रम, मेलानगेना भी आते हैं। मानव की जाति सेपियंस है जो होमो वंश में आता है, इसलिए मानव को वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। वंश यानी कि जीनस की बात करते हैं। वंश में संबंधित स्पीशीज का एक वर्ग आता है जिसमें स्पीशीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीशीज की तुलना में समान होते हैं। अब संबंधित स्पीशीज मिलकर क्या बनाएंगी? वंश बनाएंगी। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, इधर देखिएगा, ये देखिए मैंने आपको बोला ये तीनों संबंधित स्पीशीज मिलकर किसके अंदर आ रही हैं? इस वंश सोलेनम के अंदर आ रही हैं, क्योंकि इन तीनों स्पीशीज, इन तीनों जातियों के अंदर क्या मिल रहा है? कुछ ना कुछ समानताएं देखने को मिल रही हैं। तो अगर मैं बोलूं कि ये तीनों स्पीशीज जो हैं सोलेनम की, ये आपस में ज्यादा समानताएं दर्शाती हैं किसकी तुलना में? धतूरा की स्पीशीज की तुलना में। तो क्या ये सही होगा? बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? आगे पढ़ते हैं। हम कह सकते हैं कि वंश समीपस्थ संबंधित स्पीशीज का एक समूह है। उदाहरणतः आलू, टमाटर तथा बैंगन ये दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं, लेकिन ये सभी सोलेनम वंश में आती हैं। वैसे ही अगर हम देखें पैंथेरा लियो यानी शेर, पैंथर पार्डस यानी कि चीता, पैंथर टिग्रिस यानी कि बाघ, जिनमें बहुत से गुण हैं, वे सभी पैंथेरा वंश में आते हैं। ये वंश दूसरे वंश यानी फेलिस जिसमें बिल्ली आती है उससे भिन्न है। क्लियर? तो अब वो बोल रहा है कि यहाँ पर अगर हम इसके माध्यम से इसे समझें तो उसने बोला है यहाँ पर जो पैंथेरा है इस वंश के अंदर कौन से तीन जातियां आई हैं? लियो, पार्डस और टिग्रिस, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ समानताएं हैं। तो ये जो जातियां हैं पैंथेरा की, इनमें ज़्यादा समानताएं मिलेंगी किसकी तुलना में? फेलिस की जाति की तुलना में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? कुल की। अगला संवर्ग कुल है जिसमें संबंधित वंश आते हैं। अब संबंधित वंश मिलकर क्या बनाएंगे? कुल बनाएंगे। वंश स्पीशीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे हम जाति से जगत की ओर चलेंगे, निम्नतम संवर्ग से उच्चतम संवर्ग की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे समानताएं क्या होती जाएंगी? कम होती जाएंगी। समानताएं क्या होती जाएंगी? कम होती जाएंगी। जटिलता बढ़ती जाएगी, जीवों की संख्या बढ़ती जाएगी। क्लियर है? कुल के वर्गीकरण का आधार पौधों के कायिक तथा जनन गुण है। अब ऑब्वियस ही बात है, जब भी हम कोई कुल पढ़ते हैं, कोई भी फैमिली पढ़ते हैं, जैसे सोलनेसी पढ़ी, तो हम उसके क्या पढ़ते हैं? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स यानी कायिक लक्षण। उसके बाद हम पढ़ते हैं उसके फ्लोरल कैरेक्टर्स।
ठीक है ना। फ्लोरल कैरेक्टर्स में कौन से गुण आ जाते हैं, जननीय गुण आ जाते हैं। उदाहरणतः पौधों में 3 विभिन्न वंश सोलेनम, पेट्यूनिया तथा धतूरा को सोलेनेसी कुल में रखते हैं, जबकि प्राणी वंश में पैंथेरा, जिसमें शेर, बाघ, चीता आदि आते हैं, को फेलिस, बिल्ली के साथ फेलिडे कुल में रखा जाता है। इसी प्रकार यदि आप बिल्ली तथा कुत्ते के लक्षण को देखो तो आपको दोनों में कुछ समानताएं तथा कुछ विभिन्नताएं मिलती हैं, इसीलिए उन्हें 2 विभिन्न कुलों में यानी कैनिडे और फेलिडे में रखा गया है। अब आप देखें, यहाँ आगे बढ़ते हैं। इसमें उसने बोला कि भाई ये तीनों लियोपार्डस और टिग्रिस ये ज़्यादा समानताएं दर्शा रहे हैं, है ना। संबंधित क्या है, जातियां हैं जो किस में रखी जाएंगी, वंश में। कौन से वंश में, पैंथेरा में। अब उसने बोला फेलिस और पैंथेरा क्या दर्शा रहे हैं, एक दूसरे से समानताएं, कुछ समानताएं दर्शा रहे हैं, लेकिन समानताएं धीरे धीरे क्या होती जाएंगी, ऊपर के स्तर पे जा रहे हैं तो कम होती जा रही हैं। अब फेलिस और पैंथेरा ये संबंधित क्या है, वंश हैं जो कौन सी फैमिली में आएंगे, कौन से कुल में आएंगे, फेलिडे में। फिर उसने बोला फेलिडे में तो आती है बिल्ली और कैनिडे में आता है कुत्ता। तो कुत्ते और बिल्ली के अंदर कुछ समानताएं हैं तो कुछ भिन्नताएं भी हैं, इसीलिए इनको अलग अलग फैमिली में, अलग अलग कुल में रखा गया है। अब ये दोनों किस में आएंगे, क्योंकि ये क्या है, संबंधित कुल हैं, तो इनको किस में रख दिया जाता है, कार्निवोरा गण में, यानी कि ऑर्डर में। क्लियर। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं, ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अब आप देखिए आगे इसने बताया है, आपने पहले देखा है कि संवर्ग जैसे स्पीशीज, वंश तथा कुल समान तीनों लक्षणों पर आधारित है। प्रायः गण तथा अन्य उच्चतर वर्ग की संवर्ग की पहचान लक्षणों के समूहन के आधार पर करते हैं। लक्षण के समूह के आधार पर ही हम क्या करेंगे, अब इसको आगे की ओर बढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। गण में उच्चतम वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। इसमें एक जैसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। पादप कुल जैसे कॉन्वोल्वुलेसी और सोलनेसी को पॉलीमोनियल्स गण में रखा गया है। इसका मुख्य आधार पुष्पी लक्षण है, जबकि प्राणी कार्निवोरा गण में फेलिडे तथा कैनिडे कुलों को रखा गया। यह भी मैंने आपको समझाया था इस चार्ट के माध्यम से, ये समझा चुकी हूँ। इधर वाला देख लें आप। प्लांट्स में अगर हम बात करते हैं तो सोलेनम, धतूरा और पेट्यूनिया ये क्या है, विभिन्न वंश को प्रदर्शित कर रहे हैं और ये संबंधित वंश हैं, क्योंकि ये तीनों में कुछ ना कुछ समानताएं हैं। और ये कौन से कुल में रखे गए हैं, सोलेनेसी कुल में। वैसे ही सोलेनेसी और कॉन्वोल्वुलेसी कुल के अंदर भी क्या है, कुछ समानताएं देखने को मिल रही हैं। जननीय गुण के आधार पर, फ्लोरल कैरेक्टर्स के आधार पर इन दोनों को कौन से गण में या ऑर्डर में रखा गया है, पॉलीमोनियल्स में। क्लियर है। वैसे ही पॉलीमोनियल्स और सैपेंडेल्स को अब हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो ये क्या है, संबंधित गण है जिनको किस में रखा गया है, दोनों ही क्या है, द्विबीजपत्री, यानी कि वर्ग क्या हो गया इनका, डाइकोटिलिडे। ठीक है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम आ रहे हैं वर्ग या क्लास पे। इस संवर्ग में संबंधित गण आते हैं, उदाहरणतः प्राइमेटा गण जिसमें बंदर, गोरिल्ला तथा गिबॉन आते हैं, और कार्निवोरा गण जिसमें बाघ, बिल्ली तथा कुत्ता आते हैं, को मैमेलिया वर्ग में रखा गया है। इसके अतिरिक्त मैमेलिया वर्ग में अन्य गण भी आते हैं। इसी प्रकार अब वो धीरे धीरे क्या करता जा रहा है, उच्चतम संवर्ग की ओर बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे हम उच्चतम संवर्ग की ओर बढ़ेंगे तो समानताएं क्या होंगी, घटेंगी। दोबारा बता रही हूँ, जटिलताएं क्या होंगी, बढ़ेंगी। जीवों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर है। चलिए, संघ यानी कि फाइलम, वर्ग जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं, अगले उच्चतर संवर्ग जिसे संघ कहते हैं का निर्माण करते हैं। इन सभी को एक समान गुणों जैसे नोटोकॉर्ड की उपस्थिति तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र के होने के आधार पर किस पे रखा जाता है, कॉर्डेटा संघ में रखा जाता है। जबकि पौधों में हम इसके लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल करते हैं, संवर्ग भाग यानी कि डिवीजन का इस्तेमाल करते हैं। इन वर्गों जिसमें कुछ ही एक समान लक्षण होते हैं को उच्चतर संवर्ग भाग डिवीजन में रखा जाता है। अब आप देखिएगा इधर, अभी मैंने बताया कि पॉलीमोनियल्स और सेपेंडेल्स किसके अंतर्गत आ गए, द्विबीजपत्री। वैसे ही द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री ये दोनों संबंधित वर्ग किसके अंदर आएंगे भाई, बताएं तो कौन से भाग में आएंगे, एंजियोस्पर्म्स।
किसमें आएंगे? एंजियोस्पर्म्स। वैसे ही अगर हम बात करें प्राइमेटा और कार्निवोरा, ये दोनों गण या ऑर्डर किसमें सम्मिलित हैं? स्तनधारी में, जो कि क्या है? इसका उच्चतम संवर्ग है, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्ग या क्लास। फिर सरीसृप, उभयचर, स्तनधारी, ये तीनों किसमें सम्मिलित हैं? कॉर्डेटा, क्योंकि इनके अंदर क्या उपस्थित होती है? नोटोकॉर्ड। क्लियर है? तो धीरे धीरे हम क्या करते जा रहे हैं? जाति से किसकी ओर बढ़ रहे हैं? जगत की ओर। निम्नतम संवर्ग से किसकी ओर बढ़ रहे हैं? उच्चतम संवर्ग की ओर। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे उच्चतम संवर्ग की। सबसे उच्चतम संवर्ग जो है वो है जगत या किंगडम। अब किंगडम के अंदर तो सारे ही सम्मिलित हैं, तो सबसे ज्यादा जिसके अंदर सारी चीजें, सारे जीव सम्मिलित हैं, वो क्या कहलाएगा? जगत। और जिसके अंदर सबसे कम सम्मिलित जीव है वो क्या कहलाएगा? जाति। ठीक है। अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम बात कर रहे हैं संवर्ग की, वर्गीकी संवर्ग की, तो यहाँ पर 7 वर्गीकी संवर्ग होते हैं, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती हैं, जो अभी मैंने आपको बताई हैं। क्लियर? जंतु के वर्गीकी तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतम संवर्ग जगत में रखा गया है, जबकि पादप जगत में विभिन्न भाग डिवीजन के सभी पौधों को रखा गया है। विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को एक अलग जगत एनिमेलिया में रखा गया है। तो प्राणियों की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए कौन सा जगत आ गया? जंतु जगत आ गया, या फिर हम क्या कहते हैं उसे? एनिमेलिया, जिससे कि उन्हें पौधों से अलग किया जा सके, पौधों को प्लांटे जगत में रखा गया है। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है आपको। फिर इसने आगे बोला है, जैसे जैसे हम स्पीशीज से जगत की ओर ऊपर जाते हैं, वैसे ही समान गुणों में कमी आती जाती है। सबसे नीचे जो टैक्सा होगा उसके सदस्यों में सबसे अधिक समान गुण रहेंगे, और जैसे जैसे उच्चतर संवर्ग की ओर जाते हैं, उसी स्तर पर अन्य टैक्सा के संबंध में निर्धारित करने के अधिक कठिन हो जाता है। तो धीरे धीरे वर्गीकी की जो जटिलता है वो कहाँ बढ़ती है? जगत की ओर। वो कहाँ बढ़ती है? जगत की ओर। इसीलिए वर्गीकरण की समस्या और भी जटिल हो जाती है। क्लियर है? आ गया समझ में? एक चीज और ध्यान रखिएगा इसमें, अगर वो बोल रहा है, सपोज मैं आलू की बात करती हूँ, तो आलू के अगर मैं उदाहरण लेके चलूँ तो जगत क्या है? पादप। भाग क्या है? एंजियोस्पर्म। क्लास क्या है? द्विबीजपत्री। फिर गण क्या है? पॉलीमोनियल्स। कुल क्या है? सोलेनेसी। वंश क्या है? सोलेनम। जाति क्या है? ट्यूबरोसम। ठीक है। तो एक ही जीव है आलू, ठीक है, और इसको हमने क्या करा है? 7 संवर्गों में बांटा है। तो यहाँ पर 7 ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, 7 ऑब्लिगेट वर्गीकी संवर्ग हैं, जिसमें आप जीवों को क्या करोगे? वर्गीकृत करोगे। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर जो लास्ट हम आते हैं वो आते हैं इस टेबल पे। ये टेबल भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान ही रखनी है। इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, मैच द फॉलोइंग के रूप में आ जाता है, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक के रूप में पूछ लेता है। ठीक है। इसमें सबसे पहला जो उसने बताया है वो मानव के बारे में जैविक नाम उसने बोला है, क्या है? होमोसेपियंस। वंश क्या है? होमो। कुल है होमिनिडे। गण है प्राइमेट। वर्ग है मैमेलिया। संघ है कॉर्डेटा। क्लियर? नेक्स्ट आ जाए घरेलू मक्खी, इसका क्या नाम होता है? साइंटिफिक नेम क्या है? मस्का डोमेस्टिका। देखिए इटैलिक्स में लिखा गया है, ध्यान रखना है। वंश क्या होगा? मस्का। कुल मस्किडे। गण डिप्टेरा। वर्ग इंसेक्टा, और संघ होगा आर्थ्रोपोडा। फिर आता है आम। आम में यहाँ दे रखा है मैंजीफेरा इंडिका। वंश है मैंजीफेरा। कुल है एनाकार्डियेसी। गण है सेपेंडेल्स। वर्ग है डाइकोटिलिडनी, और भाग है एंजियोस्पर्म्स। अभी बताया था मैंने। चलिए लास्ट देखते हैं गेहूं, ट्राइटिकम एस्टिवम। नेक्स्ट जो है ट्राइटिकम एस्टिवम। ट्राइटिकम एस्टिवम जो वंश है वो क्या है? ट्राइटिकम। कुल है पोआसिए। गण क्या है? पोएल्स। वर्ग क्या है? मोनोकोटिलिडने, और भाग क्या है यहाँ पर? एंजियोस्पर्म। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट लाइनर्स हैं वो सब अपन ने कवर कर लिए हैं। इसको फिर भी आप एक बार और अच्छे से रीड करिए, और आई होप इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू सो मच। नमस्कार।